सो वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। माय नेम इज शाहरुख सैफी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। सो नो डाउट कि बच्चों इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके पीछे मेन रीजन पता है क्या है? इंडिया ने जो प्रोविजंस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए है यानी कि बोरो किए है। कुछ मेजर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैं लूंगा यूके का एग्जांपल। तो यूनाइटेड किंगडम, यहां से बच्चों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसी तरह मैं यहां पे लिखता हूं यूएसए, तो यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें आयरलैंड जो कि एक ब्यूटीफुल कंट्रीज है, तो यहां से बच्चों हमने अपना जो कॉन्सेप्ट लिया है वो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी तरीके से यूएसएसआर, तो यहां से बच्चों हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ये अडॉप्ट किए हैं। हालांकि यूएसएसआर आज के समय एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जो सक्सेसर है रशिया वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक कंट्री और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लेसन के हिसाब से, जो कि है कनाडा। तो बच्चों कनाडा से बच्चों हमने क्या फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर के साथ अडॉप्ट किया है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिरकार सर ये फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? एग्जाम में 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूं जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था पावर शेयरिंग। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इस लेसन के साथ। क्योंकि एक माइनर सा टॉपिक आया था जिसके अंदर हमने फेडरलिज्म के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा था। आपको मैं रिकॉल करवाता हूं। तो इसमें हुआ क्या था कि जब मैं बता रहा था आपको बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी के बारे में, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था पावर शेयरिंग को लेके? उसका रिजल्ट यह निकला था कि एक सेट जो बेल्जियम था बच्चों, उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिला, क्योंकि वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 1993 में। 4 टाइप के अमेंडमेंट्स थे, आपको पता होगा। कुछ मैं याद दिलाऊं, जैसे फर्स्ट हो गया कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल है वहां पे सिनेरियो थोड़ा अलग था, तो वहां पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ला दिए गए दोनों ही कम्युनिटी से, चाहे वो डच हो या फिर फ्रेंच हो। इसके अलावा सेंटर के अंदर भी सेम सिचुएशन ला दी गई। इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको पावर अलग कर दी, यानी कि उसे एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जो उससे पहले सेंटर के अंडर होती थी। तो ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दी गई। ऑन द अदर साइड श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया था वो मेजॉरिटेरिज्म का था, जिसमें सिंगल कम्युनिटी यानी कि सिन्हाला को ही सारा बेनिफिट मिल रहा था। और जो तमिल्स थे वो नाराज थे इस बात को लेके कि उन्हें किसी भी टाइप की जो हेल्प है वो नहीं मिल रही। तो उनकी ये डिमांड्स शुरू हो गई थी कि वो एक अलग नेशन चाहते हैं, अलग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चाहते हैं। जो इसका सारा रिजल्ट कुल मिला के सिविल वॉर जैसा हमें देखने को मिला था। लेकिन उसी टॉपिक में बच्चों एक टॉपिक आया था, वो था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और उसमें 2 मेन टॉपिक बताए थे। एक मैं आपको याद दिलाता हूं, एक तो था बच्चों हॉरिजेंटल वाला। हॉरिजेंटल में जो पावर शेयरिंग थी वो थी एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो दूसरा था वो था बच्चों आपका वर्टिकल में। तो वर्टिकल में पावर शेयरिंग था फेडरलिज्म जैसा, जो कि आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने 3 टीयर्स की गवर्नमेंट रन करते हुए देखी थी, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में रन की जा रही है। तो होप्स हो कि बच्चों आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद आ चुकी होगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ फेडरलिज्म के बारे में। तो देखिए, शुरुआत में जब कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था फेडरलिज्म के, तो पहले 2 ही टीयर की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर रन की जाती थी। जो 3rd टीयर यानी लेवल की जो गवर्नमेंट थी ना, उसे काफी टाइम लग गया था। ये मान लीजिएगा 1992 एंड 3 में 73-4 अमेंडमेंट के थ्रू 3rd लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पे रन की जाने लगी। लेकिन उससे पहले सिर्फ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? मेजरली द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द डे टू डे अफेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि अब इंडिया के अंदर कोई एक स्टेट तो है नहीं, ये तो आप अच्छे से मानते हो, क्योंकि टोटल 28 स्टेट है।
और हर एक स्टेट का अपना अपना एक चीफ मिनिस्टर है। ये जो सीएम्स होते हैं वो अपने स्टेट्स के लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के लॉ बनाते हैं और लोगों को एक तरीके से मानना पड़ता है क्योंकि वो इंप्लीमेंट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी स्टेट्स गवर्नमेंट की। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री, वो काम करेगी पूरी कंट्री के लिए, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे दोनों का एक बार एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था कि यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां पे पॉपुलेशन जो है बच्चों वो है 22 करोड़ से ज्यादा की है। वहां पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ बनाए जाने की बात की जा रही थी, वो था पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। तो अब इसका मतलब ये नहीं था कि जो अदर स्टेट का व्यक्ति है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, तो उसके लिए भी वो जो कानून बनाया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वो उस स्टेट के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, नहीं, क्योंकि ये मसला है खुद स्टेट का। तो फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टेट को अलग पावर दी जाती है और सेंटर को अलग पावर दी जाती है, कुछ बकेट्स बनाई जाती है, कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और जब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि अभी कोविड जैसी सिचुएशन से आप निकले हो, है ना, हम सभी निकले हैं, तो अब ऐसा नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन की डोज थी वो कुछ ही गिनी चुनी स्टेट्स के लिए दी थी, नहीं, पूरे एंटायर कंट्री के लिए फ्री में प्रोवाइड करवाई थी। थैंक्स, अब हमें करना भी चाहिए, है ना। तो वो मसला था एंटायर कंट्री के लिए। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि स्टेट अपनी तरफ से बनाता है और सेंट्रल अपनी तरीके से बनाता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट के साथ हो गया। अगर आप इसे अच्छे तरीके से और समझना चाहते हो तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बात की जा रही है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पे एक वर्ड आया वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री, का मतलब स्टेट्स ही होता है। तो ये सभी स्टेट्स और सेंट्रल अथॉरिटी एक साथ काम करती है। बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ओरिजिनली अगर बात की जाए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ टू टीयर को आप टू लेवल भी कह सकते हो, टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1992 एंड 3 के अंदर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अ थर्ड टीयर वाज एडेड इन द इंडियन फेडरेशन, जो कि था विद द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत जो था वो रूरल सेक्टर के लिए यानी कि ग्राम गांव के लिए, और जो म्युनिसिपैलिटी थी वो अर्बन सेक्टर के लिए यानी कि शहरों के लिए, तो जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आपको मेजरली 3 टाइप की गवर्नमेंट रन करती दिखेगी। फर्स्ट है सेंटर, जो कि पीएम रिप्रेजेंटेट करते हैं और उनकी मिनिस्ट्री। सेकंड है बच्चों स्टेट, जो कि डिफरेंट टाइप के जो स्टेट है वो अपने अपने जो स्टेट्स के लोग हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेड है। और तीसरा है लोकल, जो अपने स्टेट के अंदर काफी क्लोजनेस। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट ही पीएम के पास चले जाओगे, नहीं, तो उसके मसले हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है, ताकि जितना अच्छी प्रॉब्लम लोग अपने लोकल एरिया से जुड़ी जानते हैं उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में अपनाया जा रहा है। तो होप्स हो कि आपको ये तो पता चल चुका है कि जो फेडरलिज्म है वो आखिरकार क्या होता है। अगर मैं एक आम सी भाषा में आपको बताना चाहूं, जहां पर जो पावर्स होती है उसे सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, तो वो हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। और इंडिया के अंदर इससे बेस्ट एग्जांपल आपको क्या ही देखने को मिलेगा। लेट्स सी, आगे देखिए क्या बात की जा रही है। अब मैं आपको इंडिया का बार बार एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपकी बुक्स में ज्यादातर इंडिया के बारे में ही बताया गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ इंडिया में अपनाया जाता है या कनाडा में। वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको कंट्रीज देखने को मिलेगी जहां पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो, इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, ऐसे बहुत सारी कंट्री है। लेकिन इनके अपनाने के तरीके बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इनका एक ही होता है। जैसे हर एक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन है वो सेम नहीं होता,
मैं एग्जांपल देता हूं आपको यूएसए का। यूएसए के अंदर जो मेन पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और एक्चुअल में इंडिया में जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। वहां पे प्रेसिडेंट के पास इसलिए क्योंकि वहां पे बच्चों कोई मल्टीपल पार्टीज नहीं है, वहां पे सिर्फ दो ही पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। वहां के जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जो बाइडेन, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और उससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिक पार्टी से, और उनसे पहले जो थे वो थे बराक हुसैन ओबामा, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे। तो आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? तो ये जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है हर एक कंट्री के अंदर थोड़ा अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई दो पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ऐसी और भी नेशनल पार्टी है, 6 से 7 नेशनल पार्टी के साथ रीजनल पार्टीज भी हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इलेक्शन सिस्टम अलग होने की वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी अलग तरीके से अपनाया जाता है, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन के तौर पे बस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है छोटी से छोटी बॉडी के अंदर। जैसा बेल्जियम में हमें देखने को मिल रहा था, वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को डेवलप कर दिया जा रहा था और सेंटर को अलग और स्टेट को अलग पावर दे दी जा रही थी, ताकि जो एक तरीके से बैलेंस है ना वो अच्छे से बन सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। होप सो कि बच्चों ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अभी से लाइक कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो भी है वो मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम टाइप में भी वो क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ सकता है, वो है फीचर्स के बारे में। तो जब बच्चों हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में तो टोटल आपको यहाँ पे 6 फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट रन करती दिखाई देती है। इंडिया में तो 3 टाइप्स की है, पहले स्टार्टिंग में 2 थी। डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी कि हर एक गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस मिली हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर यूपी में कोई लॉ बन रहा है तो जरूरी नहीं कि एमपी वाले को मानना ही पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल में जैसे एमपी में जो मेडिकल की स्टडी है वो हिंदी मीडियम में कराने की बात की जा रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपी वाले लोगों को मानना कंपलसरी होगा, क्योंकि हर कोई आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका बहुत ज्यादा समझना आपको जरूरी है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और हार्ड भी है। फ्लेक्सिबल इस वजह से है क्योंकि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो काफी ऑर्डिनरी तरीके से, साधारण तरीके से पास कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि लोकसभा राज्यसभा में कहीं एक जगह पास होते हैं तो कहीं दूसरी जगह पास नहीं होते, तो इसलिए उसे काफी हार्ड भी कहा जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई वन लेवल की गवर्नमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे उसे चेंज कर दे। ये प्रोसेस काफी हार्ड माना जाता है, क्योंकि जो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए जो चीज दे रखी है ना वो सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। जो देश की सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल अच्छे तरीके से करती है। आगे देखिए, द जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। तो वही बात होगी जैसे भी मैं आपको बता रहा था, अगर कभी कभार स्टेट्स के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है या स्टेट एंड सेंटर का प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जो फाइनल वर्डिक्ट होगी, जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना जाएगा। ऐसा हुआ भी है, जैसे केरला तमिलनाडु के बीच में रिवर्स को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाया था। उसके अलावा बच्चों यहां बताया गया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि अभी मैं आपको सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं कुछ कि स्टेट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सेंटर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है कि जो दोनों ही बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और वो कौन से सब्जेक्ट है जो किसी भी बॉडी में नहीं देखने को मिलते हैं, और वो किस लिस्ट में जा रहे हैं। जैसे इंटरनेट एक ऐसा आज का उदाहरण ले लेते हैं, वो किसी भी लिस्ट में नहीं आता, ना ही सेंटर ना ही स्टेट ना ही दोनों के अंदर, तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सेंटर या फिर स्टेट के अंदर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अलावा द फेडरल सिस्टम थोस द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है एक तरीके से हमारी कंट्री को सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाता है, और व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और ये स्टेट्स के बीच में एक तरीके से डाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है। और इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने कुछ ऐसे लॉ बनाती है कि बैलेंस हमेशा बना रहे, है ना। लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर पावर
इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो आपको कैसे समझ आएगा, वो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ समझ आएगा, द बैलेंस ऑफ पावर। टू काइंड ऑफ फेडरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि स्पेशली आपको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में देखने को मिलती है, और दूसरी है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये स्पेशली आपको स्पेन, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। आप बेल्जियम का भी नाम ले सकते हो। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइन टू फॉर्म अ बिग यूनियन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए का। यूएसए के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसे लॉट्स ऑफ स्टेट है, क्योंकि उसका नाम ही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट बनके एक यूनियन को बना रहे, जो कि एक कंट्री का नाम बन रहा है ना, अमेरिका जिसे हम बोलते हैं। इट हेल्प्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग देयर सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि आप इंटरनली, एक्सटर्नली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। आपके ऊपर किसी आउटसाइड कंट्री का या किसी पावर का आपके ऊपर कब्जा नहीं है। तो हर किसी कंट्री के लिए सॉवरेनिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का और स्विट्जरलैंड का। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे भी स्टेट एंड सेंट्रल का रोल तो होता है, लेकिन पावर की जब बात आती है ना, तो कमिंग टुगेदर में इक्वल होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर दी जाती है एज कंपेयर टू स्टेट। तो इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी मिनिस्ट्रीज है, जो अलग अलग उनकी मिनिस्ट्रीज है, चाहे हेल्थ सेक्टर की हो, एजुकेशन सेक्टर की हो, या लॉट्स ऑफ ऐसे मिनिस्ट्रीज है, तो ज्यादातर पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमें ज्यादा देखने को मिलती है ना। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर। होप सो कि आपको द बैलेंस ऑफ पावर के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा कमिंग एंड होल्डिंग टुगेदर के अंदर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये था बच्चों आज का हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म के बारे में ही। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। तो फाइनली आपको ये तो पता चल चुका है कि फेडरलिज्म होता क्या है, जहां पे पावर को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, 2 या 2 से प्लस टीयर्स के अंदर या लेवल्स के अंदर। और आगे आपको पता चलेगा कि इंडिया के व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि किस तरीके से इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में जाना जाता है, या फिर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये सभी कॉन्सेप्ट आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो होप सो कि बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।